हेलो गाइस, आपका स्वागत हमारे चैनल जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसी वेब से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो भी सेकंड सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो है अपनी पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है एंड सेकंड यूनिट के जो थर्ड चैप्टर तक की वीडियोस है वो मैं बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड के फोर्थ चैप्टर के बारे में, जो कि अपना सेकंड लास्ट चैप्टर होगा यूनिट सेकंड का। ठीक है, और यूनिट फोर जो सेकंड का फोर्थ चैप्टर है उसका नाम है तार्किक निर्णय निर्माण, जो कि हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ना हम ना तार्किक निर्णय निर्माण कह लो या फिर निर्णय निर्माण कह लो, बात एक ही है, या फिर निर्णयन कह लो, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तार्किक निर्णय निर्माण या फिर निर्णयन, तीनों का मतलब एक ही है। अगर ये वर्ड कहीं भी दिखता है तो आप समझ जाना कि अपन जो है किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट जो सेकंड है उसके फोर्थ चैप्टर की ही बात कर रहे हैं, तार्किक निर्णय निर्माण की। तो इसमें हम जानेंगे कि तार्किक निर्णय निर्माण या निर्णय निर्माण क्या होता है। दूसरी बात, तो इसमें हम जानेंगे कि तार्किक निर्णय निर्माण क्या होता है और इसके विभिन्न परिभाषाएं और साथ ही साथ प्रकार और साथ ही साथ इसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और इसी वीडियो के थ्रू हम यूनिट सेकंड के फोर्थ चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो गाइस, यूनिट सेकंड के फोर्थ चैप्टर के बारे में हम जानेंगे तार्किक निर्णय निर्माण। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चैप्टर का मतलब क्या है। ठीक है, तार्किक निर्णय निर्माण जो है इसका मतलब क्या है तो वो हम जानेंगे। तो देखो, मैंने बताया था कि तार्किक निर्णय निर्माण कह लो या फिर निर्णय निर्माण कह लो, बात एक ही है। तो निर्णय निर्माण का अर्थ क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। निर्णय निर्माण का शाब्दिक अर्थ किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से लगाया जाता है। मतलब मान के चलो कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो, ठीक है, और मान के चलो जैसे कि आप कहीं पे कार्य करते हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, कोई निर्णय लेना है कि मेरे को भविष्य के लिए कोई निर्णय लेना है कि इस प्रकार के ये जो कार्य है इसको हम ठीक प्रकार से कैसे चला सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने कई सारे विकल्प आएंगे। तो आप क्या करोगे, उसमें से किसी एक विकल्प को चुनोगे जो कि आपकी प्रोग्रेस भी कर सकता है, आपके जो भी आप काम कर रहे हो उसकी प्रोग्रेस भी कर सकता है। और दूसरी बात क्या हो सकती है कि वो जो आपका निर्णय या तो वो सही होगा तो आपकी प्रोग्रेस होगी या डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, जो भी आप कार्य करो, लेकिन अगर वो आपने जो निर्णय लिया वो अगर गलत है तो फिर उससे क्या होगा, आपका जो कार्य है वो बहुत ख़राब हो जाएगा। तो जब भी आप कोई कार्य कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो कोई संगठन में हो या फिर कोई भी कंपनी वगैरह में अगर आप कार्य कर रहे हो, ठीक है, तो आप अगर किस तरह का जो है निर्णय लेते हो वो डिपेंड करता है, और साथ ही साथ वही आपकी क्या करेगा, प्रोग्रेस को बढ़ाएगा या फिर उसको रोकेगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे निर्णय निर्माण। तो निर्णय निर्माण का जो शाब्दिक अर्थ है वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से लगाया जाता है। जैसे कि व्यवसाय, अगर बिजनेस में अगर हम मान के चलो प्रवर्तन, मतलब कि बिजनेस हमने शुरू किया और उसके समापन तक, शुरू करने से लेकर उसके समापन तक, उसकी समाप्ति तक निर्णय ही लेने पड़ते हैं। हमेशा हमें क्या करने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी कभार क्या होता है, कंपनी जो है या बिजनेस कभी कभार लॉस में जाता है तो कभी कभार प्रॉफिट में जाता है। तो बिजनेस जो है वो शुरू करने से अंत तक या फिर समाप्ति तक हमें निर्णय ही लेने पड़ते हैं। और कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है, और कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें क्या होता है, लॉस होता है। तो बिजनेस में यही चलता है। तो इसके तौर पर आपको समझ आ गया होगा कि निर्णय निर्माण क्या होता है। ठीक है, कोई भी कार्य करते समय हमें निर्णय लेना, वही निर्णय निर्माण कहलाता है। ठीक है, अब आता है प्रबंधक। ठीक है, मैनेजर जो होते हैं उनको उपलब्ध कई सारे क्या होते हैं, विभिन्न विकल्प है, उनमें से श्रेष्ठतम विकल्प का चयन करना पड़ता है। जो मैनेजर होता है ना, उसको क्या करना पड़ता है, कई सारे विकल्प उसके सामने आते हैं, कई सारी चॉइस आती है, लेकिन उसमें से उसको किसी एक सबसे बढ़िया विकल्प को क्या करना पड़ता है, चुनना पड़ता है, जिससे न्यूनतम लागत पर कम समय में कुशलतापूर्वक कार्य को संपन्न किया जा सके। तो मैनेजर क्या करता है, उसके सामने बहुत सारे विकल्प है तो वो क्या करेगा, किसी एक विकल्प को चुनेगा। ठीक है, और वो ऐसा विकल्प होगा जिसमें कॉस्ट क्या लगेगी, कम लगेगी, कम से कम कॉस्ट पर, और टाइम भी क्या लगेगा, कम लगेगा, लेकिन बढ़िया कार्य किया जा सकेगा और उस कार्य को बढ़िया तरीके से पूरा किया जा सकेगा। तो ये विकल्प क्या होगा, सबसे बढ़िया होगा। तो मैनेजर क्या करता है, कई सारे विकल्प जो होते हैं उसके सामने, उसमें से किसी एक को चुनता है, क्योंकि सबको तो वो चुन नहीं सकता है इसलिए। तो ये क्या हो गया, एक निर्णय निर्माण का एग्जाम्पल हो गया।
अब इसके बाद अगर हम बात करें पीटर एफ ड्रकर के शब्दों में कि निर्णय निर्माण क्या होता है। एक प्रबंधक, एक मैनेजर है, जो भी क्रिया करता है, जो भी काम करता है, वह निर्णय पर आधारित होता है। कोई भी मैनेजर होगा वो ऐसे तो कोई कार्य नहीं करेगा कि उसने कोई नीति या नियम नहीं बनाए और वो तुरंत क्या कर रहा है, हाँ भाई ये समझ आ रहा है, इसको कर दो, ये कर दो, जो मर्जी कर दो, ठीक है। तो ऐसे तो कोई करता नहीं है। तो मैनेजर क्या करेगा, वो कोई भी कार्य करेगा, कोई भी क्रिया या एक्शन लेगा तो वो निर्णय पर आधारित होगा, ठीक है। वो पहले क्या करेगा, उसकी जांच पड़ताल करेगा। अभी हम ये भी जानेंगे कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। एक प्रबंधक है, वो निर्णय कैसे लेता है वो भी हम जानेंगे। इसके 4 स्टेप्स है, वो हम नीचे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा स्किप कर देता है, बाकी आपको इतना समझ आ गया होगा कि एक प्रबंधक, एक मैनेजर जो भी काम करता है या जो भी एक्शन लेता है वो निर्णय पर आधारित होता है, निर्णय पर बेस्ड होता है। उसे निर्णय लेकर ही अपने कर्तव्य का निष्पादन करना पड़ता है। वो कोई निर्णय लेगा तभी वो क्या करेगा, कर्तव्य का निष्पादन करेगा। फिर उसके बाद कब से जो है बिजनेस शुरू करें, कितने लोगों को काम पर लगाएं, किस वस्तु का उत्पादन करें, कच्चे माल कहाँ से क्रय करें, मतलब कि खरीदें, या फिर निर्मित माल की बिक्री कहाँ करें, ठीक है। मतलब कि कच्चा माल कहाँ से खरीदे, और कच्चा माल खरीद कर अगर हमने जगह भी देख ली कि यहाँ से हमें ख़रीदना है तो उसको तैयार माल में या निर्मित माल में बदल कर कहाँ पे उसे बेचा जाए, आदि निर्णय ही तो है। तो ये सारे क्या है, निर्णय होते हैं कि हमें कब व्यवसाय शुरू करना है, कितने लोगों को काम पर लगाना है, कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है, ठीक है, और कच्चा माल कहाँ से ख़रीदना है और बना हुआ माल कहाँ बेचना है। तो ये सारे क्या होते हैं, निर्णय लिए जाते हैं जब भी कोई बिजनेस शुरू किया जाता है। तो ये भी क्या एक प्रकार के निर्णय हैं। तो ये अपना क्या था, निर्णय निर्माण का बेस था या तार्किक निर्णय निर्माण का बेस था, ठीक है। तार्किक इसलिए लगाया था क्योंकि ये सारे के सारे सोच समझ के किए जाते हैं, एक पॉइंट होता है इनकी बातों में, ठीक है। जो भी हम निर्णय लेते हैं उसमें क्या होता है, एक ना एक पॉइंट होता है। हम जो मर्जी निर्णय तो ले नहीं सकते, ठीक है। अगर जो मर्जी निर्णय लोगे तो वो निर्णय क्या होगा, फिर तो जो चॉइस मिली उसको हमने चुन लिया बस, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब हम जानेंगे निर्णय निर्माण की कई परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले हम जानने जा रहे हैं, फर्स्ट है अपना आर.एस. डाबर के शब्दों में, ठीक है। आर.एस. डाबर का क्या कहना है निर्णय के बारे में या निर्णयन के बारे में। निर्णयन को 2 या अधिक विकल्पों में से एक आचरण विकल्प का किसी सिद्धांत के आधार पर चुनाव करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखो, आर.एस. डाबर ने कहा है कि कोई भी हमारे सामने बहुत सारे विकल्प है, ठीक है, उनमें से हमें किसी एक विकल्प को चुनना है। तो वो हम किस आधार पर चुनेंगे, वो हम चुनेंगे प्रिंसिपल के आधार पर, मतलब सिद्धांत के आधार पर हम क्या करेंगे, किसी एक श्रेष्ठतम विकल्प का चुनाव करेंगे, ठीक है। और उसी को क्या माना जाएगा, निर्णय माना जाएगा। तो यही बोला इन्होंने, किसी मतलब कि 2 या 2 से अधिक विकल्प है, उसमें से एक आचरण विकल्प जो कि हमें बहुत बढ़िया लग रहा है, उसका किसी सिद्धांत के आधार पर चुनाव करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। निर्णय लेने का आशय काम समाप्त करना या फिर व्यवहारिक भाषा में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। निर्णय हम तभी लेते हैं, या तो हमें काम समाप्त करने हैं, भाई मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं ये फैक्ट्री बंद कर दूँगा, ये हो सकता है, या तो वो क्या करता है, किसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाहता है, उसका कोई लक्ष्य था, उसको वो पूरा करना चाहता है। दूसरी बात आती है कुंटज एवं ओडोनिल के अनुसार जो है वो निर्णय निर्माण क्या होता है। तो देखो, एक क्रिया को करने के कई सारे विकल्पों में से किसी एक विकल्प का या किसी एक का वास्तविक चयन है, ठीक है, निर्णय निर्माण। ये नियोजन की आत्मा है, मतलब कि कोई भी निर्णय लिया जाता है या कोई भी निर्णय बनाया जाता है वो एक योजना के अनुसार बनाया जाता है, इसलिए इसको एक नियोजन की आत्मा भी कहा जाता है। तो कुंटज और ओडोनिल ने जो निर्णय निर्माण है उसको नियोजन की आत्मा कहा है, ठीक है। तीसरा आता है जॉर्ज टैटी, निर्णय निर्माण मापदंडों पर आधारित 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन है, ठीक है। जो भी हमारे पास पॉसिबिलिटी में जो भी हमारे पास क्या है, चॉइस है, ठीक है, पॉसिबल चॉइसेस जितनी भी होती है उसमें से किसी एक का चयन ही क्या होता है, जॉर्ज टैटी ने कहा है कि यही क्या है, निर्णय निर्माण है। फोर्थ है अपना हर्बर्ट साइमन, जिसके पर ये वाली जो चैप्टर है वो बनाया गया है। निर्णय निर्माण के अंतर्गत 3 प्रमुख अवस्थाएं शामिल होती है। इन्होंने बोला कि निर्णय निर्माण है उसके अंदर 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है। पहला आता है, देखो, कार्य करने के अवसरों का पता लगाना,
ठीक है। सबसे पहले हमें कार्य करने के अवसर का क्या करना, पता लगाना है। दूसरी बात, कार्य के संभावित क्रमों का पता लगाना, उसको सीक्वेंस में रखना। तीसरा आता है कार्य के संभावित क्रमों में से चयन करना। जितने भी क्रम दे रखे उसमें से किसी एक का चयन कर लो, वही क्या होगा, निर्णय निर्माण होगा। तो ये 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें अगर ये तीनों अवस्थाएं पार हो जाती है तो ही निर्णय निर्माण किया जाता है। फिर आता है फिफ्थ, हाज एवं जॉनसन के अनुसार उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से एक विशेष विकल्प का चयन करना ही निर्णय कहलाता है या निर्णय निर्माण कहलाता है। तो देखो लगभग जो है सारी की सारी डेफिनेशन एक जैसी है, ठीक है। बस हमें क्या करना है, किसको बदलना, थोड़ी सी जो मतलब कि ये अपने को वर्ड्स चेंज करने हैं। और दूसरी बात हमें क्या करना है, जो इनके विद्वान है ना, कुटंज, ओडोनेल, जॉर्ज टैटी, हर्बर्ट साइमन जितने भी है ना, बस नाम चेंज करना है। बाकी थोड़ी सी इनकी जो भाषा है वो चेंज करनी है हमें, और कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे इसमें एज इट इज़ लिखा आप वैसा भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद हम जानेंगे निर्णय निर्माण का महत्व क्या है। तो देखते हैं और समझते हैं निर्णय निर्माण का क्या महत्व है। सभी क्षेत्रों में निर्णय निर्माण की आवश्यकता पड़ती है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। चाहे कोई से भी एरिया में आप चले जाओ, कोई से भी जोन में चले जाओ, ठीक है, कोई सा भी कार्य करो, हर एक कार्य में आपको निर्णय निर्माण की ज़रूरत पड़ेगी। हर एक एक्शन में भी आपको निर्णय लेना पड़ता है, ठीक है। तो मान के चलो जैसे कि आपको स्कूल जाना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, ऐसे सीधे चला, फिर उसके बाद आपके सामने 2 रास्ते आते हैं और दोनों ही रास्ते क्या हैं, जो आपका स्कूल है वहाँ जाते हैं, ठीक है। दोनों ही रास्ते आपके स्कूल की तरफ जाते हैं, लेकिन एक रास्ता जो है वो बहुत बड़ा है और दूसरा रास्ता क्या है, बहुत छोटा है। तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप छोटे वाले रास्ते को अपनाओगे, ठीक है, ताकि आप कम समय में क्या पहुँच सको, जल्दी स्कूल पहुँच सको। तो यही होता है, अगर आप लॉन्ग वाला वे अपनाओगे तो उससे क्या होगा, आप स्कूल के लिए लेट भी हो सकते हो, दूसरी बात आपका घाटा भी होगा, ठीक है, आपको क्या होगा, थकान भी हो सकती है। तो आप क्या करोगे, शॉर्टकट वाला जो वे है उसे मतलब कि चूज़ करोगे। तो ये क्या आपका निर्णय कहलाएगा कि आपने कम समय में अपना समय भी बचा लिया, और मतलब अपना समय भी बचाया, और दूसरी बात आपको थकान भी नहीं हुई और आप जल्दी स्कूल भी पहुंच गए और आप लेट भी नहीं हुए। तो यही है कि निर्णय निर्माण का महत्व या इम्पोर्टेंस इसलिए होती है कि हमें कोई सी भी क्रिया कर रहे हो हम, तो हम क्या करते हैं, उस समय निर्णय निर्माण जरूर करते हैं, निर्णय का निर्माण जरूर करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, एक गलत निर्णय जीवन को संकट में ला सकता है, ठीक है। एक गलत निर्णय क्या कर सकता है, आपको आपके जीवन को संकट में ला सकता है। सही निर्णय क्या करेगा, सही निर्णय क्षमता ही व्यावसायिक सफलता का आधार होती है। लिए गए सटीक निर्णय प्रगति के पथ पर ले जाते हैं। अगर हमने सही निर्णय लिया तो वो हमें प्रगति के पथ पर ले जाएंगे, लेकिन अगर हमने गलत लिया तो वो जीवन को संकट में डाल देंगे। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं निर्णय निर्माण के विभिन्न प्रकार। तो वैसे तो निर्णय निर्माण के कई सारे प्रकार होते हैं, ठीक है, इसके विभिन्न प्रकार होते हैं, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हम जानेंगे केवल 4 या 5 ही प्रकार हम इसके बारे में जानेंगे जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रकार आता है वो है कार्यक्रमित निर्णय या फिर गैर कार्यक्रमित निर्णय। तो कार्यक्रमित निर्णय क्या होता है, तो देखो इसको समझते हैं, बहुत ईजी वे में तो आपको समझ आ जाएगा। जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। कार्यक्रमित निर्णय नियमित अंतराल के बाद संरचित और पुनरावर्ती होते हैं। मतलब कि कार्यक्रमित निर्णय ऐसे निर्णय होते हैं जो एक समय के बाद दोबारा आ जाते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि मान के चलो कि साल में मतलब कि साल में क्या हो गया, 6 महीने में ये 2 बार आ गए, ठीक है। पहले 6 महीने में आए, फिर उसके बाद दूसरे 6 महीने में आ गए, फिर तीसरी बार आएंगे 6ठे महीने में अगले साल, फिर अगले 6ठे महीने में आएंगे उसी साल के, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक कार्यक्रमित निर्णय जो होते हैं ना वो नियमित अंतराल के बाद एक समय के बाद दोबारा आ जाते हैं। इनका जो टाइम होता है ना वो फिक्स होता है। दूसरी बात, ये पुनरावृत्ति मतलब कि ये दोहराए जाते हैं, वापस दोहराते रहते हैं, उसी प्रकार की समस्या या फिर उसी प्रकार की घटना में दोबारा देखने को मिलती है। तो यही क्या है, कार्यक्रमित कहलाता है, ठीक है। अभी निर्णय की बात नहीं कर रहे। इस प्रकार के निर्णय में एक नियमित और एक बारंबार घटने वाली समस्याएं शामिल होती है। ये बार बार घटने वाली समस्या है, ठीक है। इसमें घटनाएं दोबारा आ जाती है एक नियमित अंतराल के बाद, एक नियमित समय के बाद, ठीक है। कार्यक्रमित निर्णय की जो परिस्थिति है वो अत्यधिक निश्चित होती है। इसमें हमें पता होता है कि ये जो घटना है वो आने वाली है, ठीक है, दोबारा से आएगी ये घटना, जिसका अर्थ है कि इस निर्णय से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी पहले से ही उपलब्ध रहती है। तो इस प्रकार की जो समस्या है ना उसकी जानकारी हमें पहले से होती है कि भाई ये वाली जो समस्या आने वाली है, तो हमें इसका क्या करना है, निर्णय ढूंढना है। इसके अलावा कार्यक्रमित निर्णय से संबंधित समस्या का समाधान भी इसकी आदत
और नियम और प्रक्रिया के अनुरूप किया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसी को देखकर हमें पता है कि भाई ये समस्या आने वाली है तो इसको रोका तो जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। तो यही निर्णय सबसे बढ़िया होता है। फिर इसके बाद आता है इसी का अपोजिट, कार्यक्रमित निर्णय हो गया। अब दूसरा आता है गैर कार्यक्रमित निर्णय। गैर कार्यक्रमित निर्णय कार्यक्रमित निर्णय की तुलना में असंरचित होती है, मतलब कि ये बनाई नहीं जाती, ठीक है, और कम घटने वाली होती है। ये कोई नियमित अंतराल पे नहीं होती, ये कम घटित होती है। इस निर्णय से संबंधित जो भी समस्या होती है वो काफ़ी अनोखी होती है और नई होती है। इसके बारे में हमें पहले से पता ही नहीं होता और ये नई समस्या होती है। गैर कार्यक्रमित निर्णय की जो प्रकृति है वो काफ़ी अनिश्चित होती है, मतलब ये निश्चित नहीं होती, फिक्स नहीं होती, ये कभी भी आ सकती है और कभी कभी घटने वाली होती है, ठीक है। गैर कार्यक्रमित निर्णय में जब निर्णय लिया जाता है तो वह निर्णय पूर्व मतलब पहले से ही लिए गए निर्णयों के आधार पर नहीं होता। प्रत्येक परिस्थिति पिछली परिस्थिति से क्या होती है, बहुत अलग होती है, क्योंकि इस निर्णय से संबंधित समस्या और परिस्थिति पहले कभी देखने को नहीं मिलती। ये हमेशा नई समस्या होती है, इसलिए ये हमें कभी देखने को मिली नहीं है, ठीक है। इसलिए इस निर्णय में नए नए समाधानों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमें सॉल्यूशन क्या करना पड़ता है, हर बार नया ढूंढना पड़ता है, ठीक है। और कार्यक्रमित में तो हमें जो पिछला निर्णय है वो भी चल सकता है, लेकिन गैर कार्यक्रमित में क्या होता है, हर बार नई समस्या है तो हर बार हमें समाधान भी अलग ढूंढना पड़ता है, ठीक है। दूसरा आता है संगठनात्मक निर्णय और व्यक्तिगत निर्णय। तो सबसे पहले हम जानेंगे संगठनात्मक निर्णय, ठीक है। संगठनात्मक निर्णय में संगठनात्मक लक्ष्य शामिल होते हैं। इसमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो एम होता है वो शामिल होता है, जो कि संगठन के उन्नति मतलब जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, उसकी उन्नति के लिए लिए जाते हैं। ये ऐसे निर्णय होते हैं जिससे पूरे ग्रुप की क्या होगी, उन्नति होगी, ठीक है। संगठन की तरफ से ये निर्णय कार्यकारी या प्रबंधक मतलब मैनेजर के द्वारा लिए जाते हैं। ये दूसरे को स्थानांतरित या सौंपे जा सकते हैं, मतलब ये किसी दूसरे को भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इस निर्णय निर्माण में संगठन की समस्या और प्रथाओं से संबंधित निर्णय शामिल होते हैं। देखो, अगर मान के चलो एक संगठन है, फिर दूसरा संगठन उसी के बगल में, फिर तीसरा भी है, जैसे ग्रुप होते हैं ना, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। तो अगर ये वाले ग्रुप को ये वाला निर्णय बढ़िया लगा, मान के चलो उसके सामने बहुत सारी चॉइस है, ठीक है, उसमें से किसी एक को उसने अपना लिया, वही निर्णय कहलाया, ठीक है। और पहले ग्रुप के लिए वो निर्णय बहुत बढ़िया रहा, ठीक है। पहला ग्रुप क्या हो गया, उस निर्णय को मतलब मान के चलो किसी निर्णय को उसने अपना लिया पहले ग्रुप ने, और वो निर्णय क्या हो गया, बहुत बढ़िया गया, और उससे क्या हो रहा है, पूरे ग्रुप को फ़ायदा हो रहा है। फिर वही निर्णय क्या कर सकता है, दूसरा ग्रुप भी अपना सकता है, तीसरा ग्रुप भी अपना सकता है। तो संगठनात्मक निर्णय में ये होता है। और जो होता है गैर संगठनात्मक या फिर व्यक्तिगत निर्णय जो होता है, उसके अंदर हम जानेंगे। देखो, व्यक्तिगत निर्णय या फिर निजी निर्णय कह लो या गैर संगठनात्मक निर्णय कह लो, बात एक ही होती है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे अब क्या होता है। तो इसमें बताया गया है, वैसे आपने इसको अगर लिखोगे ना कि गैर संगठनात्मक निर्णय, तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि इस बुक में लिखा हुआ निजी निर्णय, ये भी लिख सकते हो, लेकिन जो आपका टॉपिक है उसमें बताया गया है कि व्यक्तिगत निर्णय। तो अगर आप ये लिखोगे तो तीसरा वाला जो है ना, इसके नीचे लिखा हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय, फिर सेम हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, निजी निर्णय लिखना है या फिर गैर संगठनात्मक निर्णय लिखना है, ये बेटर रहेगा। तो देखो, निजी निर्णय या गैर संगठनात्मक निर्णय के अंतर्गत क्या बताया गया, निजी निर्णय संगठन के कर्मचारी से संबंधित होते हैं। संगठन ग्रुप के अंदर जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉय है, ठीक है, उससे संबंधित है। ये पूरे ग्रुप से संबंधित नहीं है, किसी एक कर्मचारी या फिर दो कर्मचारी से संबंधित होता है, ना कि पूरे ग्रुप से। अगर पूरे ग्रुप से संबंधित होगा तो ये तो संगठनात्मक निर्णय हो जाएगा, इसलिए हमें ये कर्मचारी जरूर लिखना है। आमतौर से ये निर्णय संगठन के सदस्यों के तौर पर नहीं, संगठन के सदस्य के तौर पर नहीं कि भाई एक बंदा जो है ये ग्रुप का एक सदस्य है, उसके तौर पर नहीं लिया जाता, बल्कि प्रबंधक या कार्यकारी के द्वारा एक व्यक्ति के तौर पर लिए जाते हैं, ठीक है। ये एक कर्मचारी है, इस तौर पर लिया जाएगा, ना कि ये एक ग्रुप का मेंबर है, इस तौर पर, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। ये निर्णय व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति से संबंधित होते हैं, ठीक है। ये निर्णय किसी एक व्यक्तिगत जो होता है ना, व्यक्ति, उससे संबंधित होते हैं, और यह निर्णय दूसरे को सौंपे नहीं जा सकते। जैसे कि संगठनात्मक में क्या था कि एक ग्रुप का जो निर्णय था बढ़िया गया, तो दूसरा ग्रुप भी उस निर्णय को अपना सकता है, तीसरा भी अपना सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक कर्मचारी का जो निर्णय है वो अलग होगा, दूसरे का अलग हो सकता है, इसलिए इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अगर करोगे तो हो सकता है कि पहले वाले कर्मचारी को फ़ायदा हुआ, दूसरे वाले को घाटा हो जाए, इसलिए, ठीक है। अब आता है तीसरा, व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय।
व्यक्तिगत निर्णय क्या होता है और सामूहिक निर्णय क्या होता है वो देखते हैं हम। व्यक्तिगत निर्णय एक व्यक्ति के द्वारा लिए जाते हैं। इस निर्णय में व्यक्ति जो होता है अक्सर काफ़ी जल्दी निर्णय ले लेता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, बहुत ज़्यादा जल्दी निर्णय ले लेता है। ये समूह की तुलना में कम खर्चीला होता है क्योंकि एक ही व्यक्ति है इसमें। इस निर्णय में व्यक्ति के प्रति ही स्पष्ट जवाबदेही होती है जो कि निर्णय लेता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सामूहिक निर्णय। सामूहिक निर्णय वे निर्णय होते हैं जो कि किसी समूह या संगठन के द्वारा एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए लिए जाते हैं। इस निर्णय में समूह से संबंधित जानकारी, विमर्श की प्रक्रिया या फिर विचार विमर्श जो होता है कि भाई पहला व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति है, हो सकता है कि पहले व्यक्ति ने जो निर्णय सुना है वो दूसरे को पसंद ना आए, तो ऐसा निर्णय लिया आता है जिससे पूरे ग्रुप को क्या हो, सेटिस्फैक्शन हो, ठीक है। पूरा ग्रुप क्या करे, एग्री हो जाए कि हाँ भाई ये वाला जो निर्णय बहुत बढ़िया है, और समूह के प्रति पूर्ण जवाबदेही शामिल होती है। अब इसके बाद फोर्थ आता है अपना नियमित निर्णय और विशिष्ट निर्णय। नियमित निर्णय क्या होता है वो हम देखते हैं। नियमित निर्णय जो कि नियमित और बार बार सामने आने वाली समस्याओं से संबंधित होते हैं, ये भी नियमित होते हैं और बार बार ये सामने आते रहते हैं, ठीक है। इस तरह के निर्णयों में ना तो नए आंकड़े को इकट्ठा करने की और ना ही लोगों से विचार विमर्श करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें हमें आंकड़े भी इकट्ठा नहीं करना कि किस प्रकार की समस्या है, और दूसरी बात हमें लोगों से विचार विमर्श करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इस तरह के निर्णय बिना किसी विचार विमर्श के लिए जाते हैं। कोई भी मतलब कि विचार विमर्श इसमें नहीं किया जाता। ऐसे निर्णय का प्राथमिक उद्देश्य यही होता है कि किसी कार्य में उच्च स्तर की मतलब कि हाई लेवल की कौशलता को प्राप्त किया जा सके, और संगठन के अंदर भी, ठीक है, और साथ ही संगठनात्मक निर्णय के अनुरूप निम्न स्तर पर नियमित निर्णय लिए जा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है विशिष्ट निर्णय। विशिष्ट निर्णय किसी गंभीर समस्याओं पर लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा विकट स्थिति आ जाती है तब। ऐसे निर्णय में संभावित विकल्पों के तथ्योन्विषी, ठीक है, विश्लेषण की ज़रूरत होती है। इन निर्णय में काफ़ी ज़्यादा विमर्श की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये ना नियमित वाले का बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। उसमें आंकड़े की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें आंकड़ों की ज़रूरत होती है। इसमें आंकड़ों का विश्लेषण भी या फिर तथ्यों का विश्लेषण भी किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, विचार विमर्श की ज़रूरत नहीं होती, इसमें विचार विमर्श की ज़रूरत होती है। और ऐसे निर्णय का प्रभाव, ठीक है, ऐसे निर्णय का जो प्रभाव है उस भी मतलब प्रभाव भी काफ़ी लंबे समय तक रहता है। और विशिष्ट निर्णय एक संगठन में उच्च स्तर के प्रबंधक या फिर जो मैनेजर होता है उसके द्वारा लिए जाते हैं। अब इसके बाद अपना जो लास्ट वाला प्रकार है वो है नीति निर्णय और प्रवृत्ति निर्णय। तो नीति निर्णय क्या होता है? नीति निर्णय वे निर्णय होते हैं जो किसी संगठन के बुनियादी सिद्धांतों को परिभाषित करते हैं, जो कि एक बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उसको प्रभावित करते हैं किसी ग्रुप के, ठीक है। इसके अलावा ये भी निर्धारित किए जाते हैं कि ये भविष्य में कैसे विकास और कार्य करेगा। ये निर्णय उच्च स्तर के प्रबंधक द्वारा संगठन के नियमों और प्रक्रियाओं को बदलने के लिए लिए जाते हैं, ठीक है। कोई भी जो मतलब कि हाई पोस्ट का जो मैनेजर होता है उसके द्वारा लिए जाते हैं, और संगठन के नियम या फिर जो भी प्रक्रिया होती है उसको बदलने के लिए ये निर्णय लिए जाते हैं। इस प्रकार के निर्णय को बोलते हैं नीति निर्णय। प्रवृत्ति निर्णय क्या होता है? प्रवृत्ति निर्णय में नियमित कार्यों से संबंधित अल्पावधि, ठीक है, अल्पावधि उद्देश्य और लक्ष्यों के नियोजन और निर्धारण को शामिल किया जाता है। ये कम समय के लिए होते हैं। ये निर्णय निम्न स्तर के प्रबंधक, जो भी मतलब कि मैनेजर तो है लेकिन उसकी पोस्ट क्या है, कम पर है, उसके द्वारा नीति निर्णय को क्रियान्वित मतलब लागू करने के लिए किए जाते हैं। नीति निर्णय को लागू करने के लिए प्रवृत्ति निर्णय की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये वाला जो था अपने जो थे निर्णय निर्माण के क्या थे, प्रकार थे जो हमने पढ़े, ठीक है। ये टोटल कितने हैं? 5 है, ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि जो भी निर्णय निर्माण है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रबंधक या कोई भी कर्मचारी या कोई व्यक्ति कैसे निर्णय जो है वो लेता है। तो देखो, सबसे पहली बात आती है समस्या को परिभाषित करना। उस समस्या के बारे में हमें देखना जो सामने आई है, ठीक है। दूसरी बात, समस्या का विश्लेषण करना, उसकी जांच पड़ताल करना। तीसरी बात, वैकल्पिक हलों पर विचार करना कि इस समस्या को हल करने के कितने तरीके हैं, ठीक है। और जितने भी तरीके आएंगे उसमें से फोर्थ आता है वो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। सबसे बढ़िया विकल्प को क्या करने में चुनना है। तो यही है 4 जो है अपने। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके जानेंगे। पहला आता है समस्या को परिभाषित करना।
ठीक है। निर्णय निर्माण का पहला चरण समस्या को परिभाषित करना होता है। समस्या की प्रकृति कैसी है, इसका स्वरूप कैसा है, ये कितनी मात्रा में संगठन को प्रभावित करती है आदि प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया जाता है कि भाई ये जो समस्या है ना वो कैसे आई। दूसरी बात, इसका स्वरूप कैसा है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितने लोगों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इन बिंदुओं पर क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। समस्या को परिभाषित करना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी बीमारी को पता लगाने के लिए चिकित्सक या डॉक्टर परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर के द्वारा परीक्षण किए जाते हैं और बीमारी का सही पता लगाया जाता है। इसके बाद ही बीमारी के उपचार के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए औषधि दी जाती है, दवाई दी जाती है। इसी प्रकार निर्णय निर्माण के प्रथम चरण में समस्या को सुपरिभाषित, अच्छी तरीके से परिभाषित किया जाता है जिससे समस्या के संबंध में सही निर्णय लिए जा सके। फिर इसके बाद देखो, अब हमें पता लग गया कि समस्या किस प्रकार की है, ठीक है, बीमारी किस प्रकार की है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी विश्लेषण करेंगे। समस्या को परिभाषित करने से उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है कि पता लग जाता है कि भाई इस प्रकार की समस्या है, इस प्रकार का ये रूप है। इसके बाद हम समस्या का गहन विश्लेषण करते हैं, बहुत ज़्यादा ही डीपली क्या करते हैं हम उसका विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे उसे। इसमें इन बातों पर विचार किया जाता है, समस्या की प्रकृति कैसी है और किन विभागों से संबंधित है, निर्णय के लिए किन किन सूचनाओं की आवश्यकता होगी, निर्णय के लिए कौन कौन से व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए, निर्णय किन आधार पर लिए जाने चाहिए आदि। इन सभी बातों पर विचार किए बिना जो निर्णय लिए जाते हैं उनके कार्यान्वयन मतलब कि लागू करने में कठिनाई आ सकती है। समस्या के विश्लेषण या जांच पड़ताल के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साइंटिफिकली जो मेथड होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। तीसरी बात आती है, ठीक है, जो तीसरा स्टेप है इसका वो है वैकल्पिक हलों पर विचार करना। अब हमारे सामने बहुत सारे विकल्प है उस समस्या को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, या समाधान करने के लिए। तो देखेंगे किसी समस्या का समाधान करने के लिए अनेक हल होते हैं, बहुत सारे हल हैं। ठीक है, दवाइयाँ हमारे पास बहुत है उस बीमारी को दूर करने के लिए। संगठन को सभी हलों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए तथा जो हल संगठन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो उसे ही अपनाना चाहिए। ये आवश्यक नहीं कि जो हल एक संगठन के लिए भी उपयुक्त हो वही दूसरे के लिए भी हो सकता है कि एक संगठन के लिए लिया गया ये वाला निर्णय दूसरे संगठन के लिए लिया गया निर्णय से क्या हो, बिल्कुल अपोजिट हो जाए। ठीक है, एक को प्रॉफिट हो गया, दूसरे को लॉस हो गया, ये हमने अभी ऊपर भी जाना था। यदि सभी विकल्पों पर विचार करना संभव ना हो तो केवल उन्हीं विकल्पों पर विचार किया जा सकता है जो संगठन के लिए अधिक प्रासंगिक है, जरूरी है। इस प्रकार हम सीमित करने वाले घटकों पर विचार कर लेते हैं। फिर आता है इसके बाद लास्ट वाला, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, सबसे बढ़िया विकल्प। अब हमें बहुत सारे जो विकल्प तो वो मिल गए, उपलब्ध विकल्पों में से संगठन के लिए अधिक प्रासंगिक विकल्पों पर विचार करना या विचार करके सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। तो इस प्रकार किसी भी जो निर्णय है उसका निर्माण किया जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो के थ्रू अपनी जो यूनिट जो सेकंड है उसके 4 चैप्टर का मतलब कि जितना भी कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि जो भी सेकंड सेमेस्टर के आपके फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।